नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 7। दोस्तों समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में हम जानेंगे। सुरक्षा क्या है, सुरक्षा के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे कि आंतरिक सुरक्षा क्या होती है, बाहरी सुरक्षा क्या होती है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वीडियो का पार्ट 1 है और भी वीडियो पार्ट 2 और 3 में आएगी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगला पार्ट दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, लगे हाथ। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 1 है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यही है दोस्तों कि सुरक्षा क्या है। यानी हम सुरक्षा के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आखिर हम जानेंगे तब तो कि सुरक्षा आखिर है क्या, आखिर किस चीज़ को हम सुरक्षा कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सुरक्षा का अर्थ होता है खतरे से आज़ादी। ठीक है, खतरे से आज़ादी होता है सुरक्षा का अर्थ। यानी हमें जितने भी खतरे हैं उन सभी से आज़ादी मिल जाए, तभी हम खुद को सुरक्षित समझेंगे। लेकिन दोस्तों इंसान हमेशा खतरे से क्या होता है, घिरा होता है। हर इंसान आप देखिएगा तो खतरे से घिरा होता है। यानी अगर आप चल रहे हैं रोड पर तो किसी का गाड़ी से ठोकर लग जाती है, फिर किसी का मकान बन रहा है तो वो गिर जाता है। मतलब हर जगह आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, कोई चलते चलते किसी का कुछ हो जाता है, तो बहुत सारे खतरे हैं। तो सुरक्षा का मतलब ये तो नहीं हो सकता दोस्तों कि हर खतरे से उसका हर खतरा को सुरक्षा मान लिया जाए, यानी हर पहलू को खतरा मान लिया जाए, या केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को क्या हो, खतरा हो। यानी हर चीज़ों को दोस्तों हम खतरा नहीं मान सकते। अगर आप चल रहे हैं रोड पर, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कोई व्यक्ति चल रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे हम खतरा नहीं मान सकते। अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर किसी बिल्डिंग को गिरते हुए देख रहे हैं, उसके आसपास हम रह रहे हैं और वो हम ही पर आकर गिर जाए, तो इसे खतरा नहीं मान सकते। बहुत चीज़ों हैं जिसे हम खतरा, हर चीज़ों को खतरा नहीं मान सकते, क्योंकि इंसान के जीवन कब चले जाए इसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो दोस्तों खतरे का जो व्यापक अर्थ है, यानी हम किसे खतरा मानेंगे, तो खतरा दोस्तों हम उसे ही मानेंगे जो बड़े ही बहुत ही व्यापक रूप पर हो। यानी जिसे कि सुरक्षा के लिए अगर काम ना किए गए हो तो उससे हमें बहुत गंभीर क्या हो सकती है, खतरा हो सकती है। यानी वैसी चीज़ें जिसे अगर हम सुरक्षित ना रह पाए जिससे, तो हमें अपूरणीय क्षति होगी। यानी सुरक्षा का रिश्ता बड़े गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनको ना रोका गया तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। जैसे दोस्तों कोई आतंकवाद है, जैसे भारत देश में हम रहते हैं, तो आतंकवाद हमला कर दे तो उसे बहुत बड़े लेवल पर, अगर हमें किसी मतलब बहुत बड़े लेवल पर नुकसान होगा। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को हम खतरा मान सकते हैं। अगर किसी देश ने हमला कर दिया भविष्य में, तो इसे हम खतरा मान सकते हैं। उसको देख कर के हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षा होने का उपाय कर सकते हैं। ठीक है, अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ों को खतरा नहीं मान सकते। ठीक है, खतरे का सीधा सीधा अर्थ है कि हम बहुत ही बड़े लेवल पर चीज़ों को ही खतरा मानेंगे, छोटे मोटे चीज़ों को खतरा के रूप में नहीं देखेंगे। तो दोस्तों सुरक्षा का पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा आता है। ठीक है, बाहरी सुरक्षा, तो सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को ज़्यादा महत्व दिया गया है। यानी सैन्य खतरे को किसी दूसरे देश के लिए खतरनाक माना जाता है। ठीक है, किसी भी देश के लिए खतरनाक माना जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में क्या होता है कि इसमें जो पारंपरिक तरीका से जो हमला होते आ रहे हैं किसी दूसरे देश पर, या कोई एक राजा दूसरे राजा पर हमला करके उसका ज़मीन कब्जा कर लिया, या कोई दूसरा देश के जो राजा है, दूसरे देश के जो नेता है, उसने किसी दूसरे देश पर हमला कर लिया, तो ये सब सैन्य खतरा, ये जो पुराने ज़माने से होते आ रहे हैं, उसे ही पारंपरिक सुरक्षा का पारंपरिक धारणा कहा जाता है। यानी दोस्तों भारत जैसे है, तो भारत के सामने क्या है, चाइना खतरा है, पाकिस्तान खतरा है। ठीक है, हर तरफ खतरा ही खतरा है। तो अगर चाइना की तरफ से हम बराबर आता है हमला होने की शिकायत, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जो वो चाइना सेना को भेजता है, तो उसे ही हम कहते हैं सुरक्षा का पारंपरिक धारणा। यानी इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है, जैसे भारत के लिए पाकिस्तान है, चाइना है। तो जो सैन्य हमले
की तरफ से धमकी देता है। ठीक है, सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। ठीक है, यानी चाइना को आप देख लीजिए कि वो बराबर धमकी देता रहता है, भारत के हिस्सों को अपना बताता है, भारत के स्वतंत्रता पर, संप्रभुता पर और क्षेत्रीय अखंडता को तोड़ने की कोशिश करता है, इसके लिए खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों अक्सर निहत्थे आम नागरिकों को ये सब देश क्या करते हैं, निशाना बनाते हैं, यानी छोटे मोटे गांव जो है उस पर हमला करके, ठीक है, उसे का निशाना बनाते हैं और उसमें उसको जान जाता है। ठीक है, निहत्थे आम नागरिकों की। तो दोस्तों किसी भी सरकार के पास युद्ध के समय 3 ही विकल्प होते हैं। विकल्प तो बहुत होते हैं, 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प दोस्तों आत्मसमर्पण कर देना, यानी दूसरे देश को बात को मान लो और आत्मसमर्पण कर दो। पहला ये हो गया। दूसरे देश की बात को युद्ध के बिना मान लेना, ये भी वही, मतलब पहला हुआ कि आत्मसमर्पण कर दो युद्ध में। ठीक है, युद्ध में आत्मसमर्पण कर दो हार कर, या फिर दूसरा देश की बात को युद्ध के बिना मान लेना कि हम आपका बात को मानते हैं, आप युद्ध ना कीजिए, और या फिर तीसरा मुंह तोड़ जवाब देना। ठीक है, दूसरे जो हमला कर रहा है देश उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, हमलावर देश को पराजित कर देना। ये 3 चीजें होती है दोस्तों किसी भी सरकार के पास युद्ध के समय, 3 विकल्प होते हैं। तो दोस्तों सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है। ठीक है, सुरक्षा नीति का संबंध क्या होता है, सुरक्षा नीति क्या है, सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है, और युद्ध की सीमित रखने अथवा उसकी समाप्ति करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको आ सकता है, यह भी है। तो दोस्तों ये था सुरक्षा के पारंपरिक धारणा, जिसे हम बाहरी सुरक्षा को देख रहे थे, यानी जिस पर देश के बाहर से हमले होते हैं, जैसे पाकिस्तान से, चाइना से, या फिर किसी भी दूसरे देश के द्वारा हमला किया जाता है दूसरे देश पर। तो दोस्तों पिछला वीडियो में हमने देखा था दोस्तों सुरक्षा का पारंपरिक धारणा का आंतरिक सुरक्षा नहीं बल्कि बाहरी सुरक्षा के बारे में। तो पार्ट 1 में हमने बाहरी सुरक्षा के बारे में देखा था, पारंपरिक धारणा का बाहरी सुरक्षा यानी किसी दूसरे देश से के द्वारा किसी दूसरे देश पर हमला। अब हम देखते हैं दोस्तों आंतरिक सुरक्षा। अगर किसी देश में बाहर से हमला ना हो करके अंदर से ही हमले वाली स्थिति हो, अंदर से ही वैसी स्थिति हो, खतरा उत्पन्न हो, तो इसे ही हम आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। यानी क्या सुरक्षा आंतरिक इस तरीके से जानते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन की तरफ से, कि क्या सुरक्षा आंतरिक कानून व्यवस्था और शांति पर निर्भर नहीं करती। यानी क्या हम ये मान लें दोस्तों कि क्या हमेशा खतरा बाहर से ही होगा, बाहरी देश हमला करेगा तभी होगा, आंतरिक रूप से भी तो खतरा उत्पन्न हो सकता है ना। अगर अंदर का कानून व्यवस्था सही नहीं है, लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और 1 गुट 2 गुट बहुत सारे गुट बन चुके हैं, तो आपस में आंतरिक शांति नहीं है, तो इससे कैसे सुरक्षा होगा। इससे भी तो देश को, पूरे देश को खतरा है कि नहीं। तो क्या अगर किसी देश के अंदर ही हिंसा हो रहा हो तो देश सुरक्षित होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या देश सुरक्षित होगा, कैसे अपने देश को बाहरी हमलों से सुरक्षित कर पाएगा। यानी जो देश अंदर से ही कमजोर हो, अंदर में ही हिंसा हो रही हो, तो वो बाहरी सुरक्षा से खुद को कैसे रक्षा कर पाएगा, कैसे सुरक्षित रख पाएगा अपने देश को, नहीं ना रख पाएगा। तो ये जो पूरा देश है वो भी खतरे में आ जाएगा। तो ये तो उससे भी बड़ी खतरा है आंतरिक सुरक्षा। यानी दोस्तों ताकतवर यूरोपीय देश में एक कहानी है, ये एक हकीकत है कि जो ताकतवर यूरोपीय देश थे, तो ताकतवर यूरोपीय देशों को पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों से कोई खतरा नहीं था। ठीक है, पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों से कोई खतरा नहीं था। किसको, यूरोपीय देशों को। इसी कारण ये देश सीमा पार के खतरों पर अपना ध्यान दिया था, यानी इनको अपने अंदर सुरक्षा का खतरा कुछ भी नहीं था, इसीलिए ये पूरा फोकस बाहरी सुरक्षा पर किए हुए थे। ठीक है, बाहरी खतरे पर अपना ध्यान किए हुए थे। तो दोस्तों इस स्थिति में दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला। शीत युद्ध का दौर हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला। इस दौर में पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट एक दूसरे के
आमने सामने थे, यानी पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट एक दूसरे के क्या थे, आमने सामने थे। वहीं कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता से खून खराबे की चिंता सता रही थी। यानी कुछ यूरोपीय देश थे, उनको जिसको उन्होंने गुलाम बना रखा था, जिन देशों को यूरोपीय देश, उन्हें अपने आंतरिक, ठीक है, उपनिवेशियों में, यानी जिन देशों को वो उसने गुलाम बना रखा था, उसके अंदर ही खून खराबे होने की उसे चिंता सता रही थी। ये सभी लोग अंदर से आज़ादी की मांग कर रहे थे यूरोपीय देश से कि हमें आज़ाद करो, हम गुलाम नहीं रहेंगे। तो उपनिवेशों ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आज़ाद होना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों आज़ादी के बाद इन पर शीत युद्ध का साया था। उन्हें किसी एक गुट में शामिल होना था, अमेरिका या सोवियत संघ में। इन नए देशों को भी डर सता रहा था। क्या सता रहा था? डर सता रहा था कि उपनिवेशिक देश उन पर हमला न कर दे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आपको बताया जा रहा है कि ये देश तो बाहरी खतरे को देख रहे थे। ठीक है, यूरोपीय देश बाहरी खतरे को देख रहे थे, पश्चिमी गुट साम्यवादी गुट पश्चिमी गुट को। लेकिन इन्होंने जिन देशों को कब्जा में रखे हुए थे, जिन देशों को गुलाम बनाए रखा, जो देश इनसे जुड़े हुए थे, वो सभी अंदर से ही इनके खिलाफ हो गए, इन देशों के खिलाफ हो गए और उनसे आज़ादी की मांग करने लगे और अलग देश बन गए। 1940 के बाद सभी आज़ाद होना शुरू कर गए। तो यहाँ बाहरी सुरक्षा के लिए सब लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ तो सब अंदर से ही अलग देश की मांग करने लगा। ठीक है, आज़ादी की मांग करने लगा। तो ये थी दोस्तों आंतरिक सुरक्षा के बारे में। वहीं दोस्तों एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र हो गए थे देश, उनको चिंता दो पैमानों पर थी। कौन कौन? पहला चिंता यह थी कि उन्हें पड़ोसी देशों से डर था कि उन पर हमला हो जाएगा। दूसरा चिंता था अंदरूनी सैन्य संघर्ष की, उनके अंदर भी सैन्य संघर्ष हो जाएगी, ऐसा उनको डर समा रहा था, क्योंकि वो नए देश बने थे। ऊपर से उनको अंदर से सैन्य संघर्ष की भी चिंता सता रही थी और बाहर से भी चिंता सता रही थी कि वो कोई पड़ोसी देश उन पर हमला न कर दे। ठीक है, तो इनको दोनों तरफ से चिंता सता रही थी। तो ये देश बड़े देशों कहीं ज़्यादा अपने पड़ोसी देशों से आशंकित थे। ठीक है, इनके बीच बराबर सीमा रेखा, भूक्षेत्र अथवा आबादी को लेकर कई झगड़े हुए हैं। जैसे देखा जाए दोस्तों कि कोई छोटा देश है और उनको बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों पैमानों पर झेलना पड़ रहा है। ठीक है, उनको ये डर सता रहा है कि उनका जो पड़ोसी देश है वो कहीं उन पर हमला न कर दे। ठीक है, उनके बीच बराबर किसी न किसी मुद्दे पर युद्ध होते रहते हैं, जैसे किसी नदी को बंटवारे को लेकर के, तो किसी सीमा रेखा को बंटवारे को लेकर के, भू क्षेत्र अथवा आबादी को लेकर। तो उनको ये चिंता सता रही थी। तो कुछ अलगाववादी अंदर आंदोलन भी कर रहे थे, अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, उनसे भी इनको खतरा था। तो कोई पड़ोसी देश से मुद्दे को हवा देकर तनाव बढ़ा देता था। ठीक है, अगर कोई देश किसी देश के अंदर अगर छोटे अनशन हो रहे हैं, कि छोटे अलगाववादी आंदोलन हो रहा है, तो उसको कोई पड़ोसी देश जो दुश्मन पड़ोसी देश है, उसको हवा दे देता था। ठीक है, जिससे क्या होता था, उनको और बढ़ावा चढ़ावा देता था। तो इसके लिए और इस देश के लिए और खतरा का आगमन हो जाता था। तो दोस्तों सन 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या दोगुनी हो गई। इस तरह नव स्वतंत्र देशों के सामने आंतरिक सुरक्षा तथा पड़ोसी देश एक गंभीर चुनौती थे, आंतरिक सुरक्षा भी और पड़ोसी देश भी। तो दोस्तों हम जानेंगे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके के बारे में। तो दोस्तों पहले हमने पढ़ा था कि पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा और पारंपरिक धारणा में आंतरिक सुरक्षा के बारे में। और उससे भी पहले हमने जाना था सुरक्षा क्या है, सुरक्षा की हमें क्या ज़रूरत है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या है। तो दोस्तों सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में यह बात को स्वीकारा जाता है कि हिंसा जो है, जहाँ तक हिंसा हो वह संभव हो, जहाँ तक भी संभव हो वह सीमित होना चाहिए। ठीक है, हिंसा जहाँ तक हो वह सीमित होना चाहिए, हिंसा ज़्यादा फैलाव नहीं होना चाहिए, यानी जो भी लड़ाई झगड़ा है वो ज़्यादा दूर तक ना जाए, वो बहुत ही सीमित मामला में निपट जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज पूरा विश्व यह मानता है कि किसी भी देश को युद्ध आत्मरक्षा,
ठीक है। युद्ध आत्मरक्षा के लिए करना चाहिए, या बिना मतलब का नहीं, या अपने सुरक्षा के लिए करनी चाहिए। वहीं किसी को जनसंहार से, ठीक है, जनसंहार से बचाने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों युद्धरत सेना को यह भी चाहिए कि वह निहत्थे व्यक्ति पर हमला ना करे, वह आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को ना मारे। यह नियम है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में, ठीक है। सेना को सीमित बल का प्रयोग करना चाहिए, वह भी तब जब सारे रास्ते बंद हो गए। तो सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में यही बातें कही जा रही है कि आज विश्व में युद्ध हो, लेकिन युद्ध ज़्यादातर युद्ध जो हो, युद्ध जहाँ तक भी संभव हो वह सीमित होना चाहिए, ठीक है, एक लेवल पर जाकर सीमित हो जाए। दूसरा, कोई भी सेना अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध करे, ना कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए, कि किसी जनसंहार को बचाने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। वहीं युद्धरत सेना, अगर कोई सेना युद्ध कर रही है किसी दूसरे देश से, तो उसे चाहिए कि वो आम नागरिक को, दूसरे देश के आम नागरिक को निशाना ना बनाए, ठीक है। बस वहाँ के सेना के साथ युद्ध करे, आम नागरिक या निहत्थे व्यक्ति पर हमला ना करे, आत्मसमर्पण। और दूसरा, आत्मसमर्पण करने वाले देश पर शत्रु को ना मारे, यानी जो शत्रु आत्मसमर्पण कर रहा है, अगर उधर का सेना आत्मसमर्पण कर रही है, ठीक है, इस सेना के सामने उधर वाले सेना आत्मसमर्पण कर रही है, तो उसे छोड़ दे, उसे ना मारे, ठीक है। सेना को सीमित बल का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ तक भी संभव हो कि छोटे छोटे हथियारों से हमला पहले करना चाहिए, जो कम हानि पहुँचाए, जहाँ तक हो। वह भी तब जब सारे रास्ते क्या हो, बंद हो जाए, यानी बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए, तभी युद्ध करे। और वो भी युद्ध करे तो बहुत ही सीमित बल पर का प्रयोग करे, जब तक कि दूसरा तरफ से ज़्यादा बल का प्रयोग ना हो। तो ये थे दोस्तों सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।